वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो देखिए हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक शब्द का मतलब समझेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आपकी एग्ज़ाम में ना एनसीईआरटी से आता है 100% पेपर। आप कोई और किताब पढ़े ना पढ़े, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और लाइन टू लाइन पढ़नी है, इसलिए मैं लाइन टू लाइन ही पढ़ाऊँगी। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म्स बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन। तो मतलब क्वेश्चन चैप्टर का नाम क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है बच्चे पैदा करना। तो किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स बच्चे पैदा करते हैं, चाहे ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो। तो काफ़ी सारे एनिमल्स के बारे में हम इसमें देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है ना, और भी एनिमल्स, फिर ह्यूमंस के बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इंसान है वो बच्चे पैदा करता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो इससे पहले कि हम लोग डिस्कस करें कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, हमें उससे पहले एक और ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछना होगा कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एग्जाम में इसका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पर वे करते क्यों हैं। तो आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द असेंशियल लाइफ प्रोसेस। तो देखिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं कि कोई ज़रूरी तो है नहीं, आपके ज़िंदा रहने के लिए आपका रिप्रोड्यूस करना, आपका बच्चे पैदा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपका न्यूट्रिशन, आपका बॉडी में खाना पचना ज़रूरी है, आपका सांस लेना ज़रूरी है, आपका अपनी बॉडी से वेस्ट को टॉयलेट पॉटी के थ्रू बाहर निकालना ज़रूरी है, बट रिप्रोड्यूस करना तो ज़रूरी नहीं है। तो इंसान रिप्रोड्यूस करता क्यों है? तो ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, अ लॉट्स ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंड इन द प्रोसेस। तो भाई ये न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इसमें तो हमें एनर्जी मिलती है। और जबकि जब हम लोग नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, बेबी को पैदा करते हैं, तो एक्चुअल में एनर्जी हमारी लूज़ होती है, बहुत सारी एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम वेस्ट, मतलब एक तरह से हमारी बॉडी से बाहर जाती है वो एनर्जी। सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। तो भाई इंसान ऐसी चीज़ में अपनी एनर्जी वेस्ट ही क्यों करता है जिसकी बेसिकली इंसान को कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदा रहने के लिए। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। तो इसके आंसर्स पॉसिबल, इसका मतलब इंटरेस्टिंग होगा क्लास में डिस्कस करना। तो देखिए बेसिकली सबसे बेसिक आंसर जो है ना इसका ये है, ताकि ह्यूमन लाइफ इस अर्थ पर सस्टेन हो सके। अगर बच्चे पैदा करेंगे ही नहीं तो आगे ज़िंदगी बढ़ेगी कैसे? चाहे ह्यूमन हो, चाहे शेर हो, चीता हो, भालू हो, कुछ भी हो, कद्दू हो, कोई भी एनिमल हो या फिर प्लांट हो, अगर वो बच्चे पैदा करेगा ही नहीं तो उसकी एग्जिस्टेंस आगे बढ़ेगी कैसे? तो अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए इंसान रिप्रोड्यूस करता है। तो वट एवर द आंसर इसका क्वेश्चन का जो भी हो, ऑब्वियस ये है कि हम लोग ये नोटिस करते हैं कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जनरेशन्स आगे बढ़ रही हैं क्योंकि हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, रिप्रोड्यूस मतलब जैसे हम हैं ऐसे ही कोई और चीज़, हम इंसान है तो इंसान ही बच्चा पैदा करके बना रहे हैं, तो वो होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना। इफ़ देयर वुड बी ओनली वन नॉन reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence। तो हम उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं नोटिस करेंगे ना भाई, अगर एक ही चीज़ होगी तो बस। तो काफ़ी सारे अगर ऑर्गेनिज्म होते हैं लार्ज नंबर्स में बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पेशी दैट ब्रिंग देम टू अ नोटिस, तो किसी भी चीज़ को नोटिस करने के लिए वो चीज़ ज़्यादा नंबर में होती है तो ही हम नोटिस कर पाते हैं, स्पेशली जानवरों को। तो हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पेशी। तो हम लोग को ये कैसे पता लगता है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेम स्पेशी के हैं? तो यूजुअली क्या होता है, वो दोनों एक जैसे लगते हैं, जैसे कि सारे डॉग्स हैं, हमें कैसे पता लगता है डॉग है? क्योंकि जितने भी डॉग्स होते हैं चाहे किसी भी ब्रीड के हों, उनमें स्पेशल करेक्टर होता है कि भाई उनके कान खड़े होंगे, उनकी पूँछ टेढ़ी होगी, उनकी 4 टांगें होंगी, है ना, उसकी आंखें ऐसे एंगल पे होंगी, उसका फेस ऐसा, मतलब कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक जानवर को, मतलब वो पर्टिकुलर जानवर के ग्रुप का बनाती हैं। तो दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट वुड लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स। तो ऑर्गेनिजम्स को जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो अपने मतलब पहले ऑर्गेनिज्म जैसे, जैसे इंसान के बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, है ना, ऐसे होते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स से काफ़ी ज़्यादा मिलते होंगे तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? कि ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी बनाते हैं, जैसे वो खुद होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉपी बनाते हैं अपनी? तो ऐसा तो नहीं होता है ना, एग्जैक्टली सेम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनाते भी हैं, बट ह्यूमंस के केस में तो ऐसा नहीं होता है जनरली।
तो मूवीज़ में हो जाता है वो बात अलग है। हाँ, तो ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। ऑर्गेनिजम्स एक जैसे लगते हैं क्योंकि उनके जो बॉडी के डिज़ाइन होते हैं ना वो काफ़ी एक जैसे होते हैं। इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर द ब्लू प्रिंट्स फॉर दीज डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। तो अगर बॉडी डिज़ाइन सेम होते हैं तो उनका जो ब्लू प्रिंट होता है, ब्लू प्रिंट का मतलब है जहाँ से वो आए हैं वो भी सेम होंगे। दिस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लू प्रिंट्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है भाई, मेरा जो बॉडी डिज़ाइन है अगर मैं रिप्रोड्यूस करती हूँ तो मेरा जो बॉडी डिज़ाइन है वो मेरे जो आगे ऑफस्प्रिंग होगी उसका बॉडी डिज़ाइन सेम होना चाहिए, जैसे आपका आपके पेरेंट्स से होता है, तभी आप उनके जैसे लगेंगे। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत बोरिंग साइंस थी, 10th क्लास की इंटरेस्टिंग है। तो क्लास 9th में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो कि होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में सेल्स होते हैं, उसमें होता है डीएनए। तो डीएनए में क्या होता है, इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। डीएनए क्या करते हैं, जैसे कि आपका और आपके पेरेंट्स का डीएनए मैच करता है क्योंकि आप उन्हीं की ही कॉपी बन करके आए हैं। तो यही होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, उसमें ना इनहेरिटेंस की इन्फॉर्मेशन होती है कि जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। और हमारे पेरेंट्स का डीएनए काफ़ी मिलता जुलता है, मतलब पहचाना जा सकता है कि सेम डीएनए है। तो द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर द मेकिंग प्रोटीन्स। तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीएनए ही बनता है, मतलब डीएनए से बनते हैं और पता लग जाता है कि किसका डीएनए किससे सिमिलर है। तभी तो कहते हैं डीएनए टेस्ट होता है पेरेंट्स का, पता रहने के लिए कि कौन किसका बच्चा है टाइप्स। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। तो अगर डीएनए अलग होगा, प्रोटीन्स अलग होंगे तो बॉडी डिज़ाइन भी अलग होगा। तो डीएनए सेम है तो मतलब सेम ऑर्गेनिज्म से वो आगे वाला ऑफस्प्रिंग बना है। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। तो जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो डीएनए की एक कॉपी बन रही होती है। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। तो जो सेल होते हैं ना वो कुछ केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करते हैं ताकि अपनी मतलब इस डीएनए से इसकी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी बन जाए। दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल्स एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो डीएनए जो है मतलब अपनी कॉपी बना लेता है, फिर उनको अलग अलग होना होता है। हाउएवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क। तो मतलब एक कॉपी रख लो दूसरा फेंक दो, ऐसा काम नहीं चलेगा। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ से समझिए अच्छे से। देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज अकम्पनीड बाय क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर अपरेटस एंड देन डीएनए कॉपी सेपरेट ईच with its own cellular apparatus effectively a cell divides to give rise to new cells। तो देखिए क्या होता है ना, पहले एक बड़ा सेल होता है, फिर ये जो सेल है ना ये अपने आप को डिवाइड करता जाता है ताकि एक बड़े सेल से काफ़ी सारे सेल्स बन जाएं। अभी हम लोग इसी वाले रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही देखने वाले हैं कि एक स्पर्म होता है और एक मदर का एग होता है। वो ये 2 सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो सेल्स डिवाइड होते जाते हैं और एक पूरा बड़ा एक बेबी बन जाता है। तो इसी तरीके से सेल्स के डिवीजन की वजह से डीएनए भी जो है ना, तो डीएनए की जो कॉपी बन रही होती है ना, ये कैसे, बाय क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर अपरेटस, और चीज़ें भी इसकी हेल्प करती हैं और डीएनए की जो है ना अलग अलग काफ़ी कॉपीज़ बन जाती हैं विद इट्स ओन सेलुलर अपरेटस। इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल। एक सेल जो है वो डिवाइड होता है, वो 2 सेल्स को मतलब बना देता है। इसी तरीके से सेल का डिवीजन चलता रहता है। तो दीज 2 सेल आर ऑफ कोर्स सिमिलर। तो मतलब एक सेल था वो मतलब टूट गया, जैसे डीएनए का एक सेल है वो टूट करके 2 सेल बन गए और ये दोनों सेल क्या होंगे, दोनों के दोनों सिमिलर होंगे, बट दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। सिमिलर होंगे बट क्या बिल्कुल सेम होंगे? आंसर इस क्वेश्चन का डिपेंड करता है कि हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। तो मतलब एक सेल डिवाइड होकर के 2 में बटा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सेम हो। अगर कॉपी का मैकेनिज्म बिल्कुल बढ़िया सा रहा है तो बिल्कुल सेम होंगे, वरना उसमें वेरिएशन आ जाते हैं। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। तो कोई भी रिएक्शन जो होता है ना वो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही सिमिलर बन जाए, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आता है। देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम। तो जो भी
डीएनए की कॉपी करने का प्रोसेस होता है ना, उसमें हमेशा वेरिएशंस आते हैं। मतलब बहुत ही कोई ही केस ऐसा होगा जो मतलब बिल्कुल सिमिलर बन जाए, इसलिए आप एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं, कोई ना कोई बदलाव तो ज़रूर होते हैं। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर, सेम होंगी बट आइडेंटिकल नहीं होंगी। सेम का मतलब होता है मिलती जुलती होंगी, बट आइडेंटिकल का मतलब होता है कि बिल्कुल ही कॉपी होगी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता है, जो डीएनए की कॉपिंग हो रही होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर अपरेटस इट इनहेरिट। तो कई बार तो डीएनए की कॉपी इतनी ज़्यादा अलग होती है कि वो जो पहले वाली मतलब उसका मेन था ना, उसके साथ काम ही नहीं कर पाता है। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशंस इन द डीएनए कॉपी दैट वुड नॉट लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम। तो कई बार कॉपी होती है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होते। द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट subtly different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution. तो देखिए, अब जब डीएनए की कॉपी हो रही होती है ना, तो काफ़ी सारे उसमें बदलाव भी आ जाते हैं। कई बार वो सेम भी हो जाता है, मतलब सेम बिल्कुल एग्जैक्टली होना तो बहुत ही मुश्किल होता है। काफ़ी ज़्यादा बेसिकली उसमें बदलाव आ ही जाते हैं, और इसी की वजह से इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है, जो कि वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट बेसिकली इवोल्यूशन का ये मतलब होता है कि आप इवॉल्व कर गए हैं, मतलब आपने अपनी सराउंडिंग्स के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ रहना सीख लिया है। तो इसमें हम लोगों ने डीएनए के बारे में देखा कि जो डीएनए बनता है, फिर डीएनए जो है वो अपनी कॉपीज़ बनाता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिर वो अपनी कॉपी बनाता है। तो डीएनए की 2 कॉपी बन गई, 2 कॉपीज़ ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल, और उनको जैसे कि ए था तो इसकी 2 कॉपी बन गई, ठीक है। फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। 1 कॉपी जो होती है डीएनए की, 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर आउट ऑफ, मतलब इसको बिल्कुल इसके अंदर रख लें और दूसरा बाहर निकाल दें, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो डीएनए की कॉपी में काफ़ी सारे और भी मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं, जो हम हायर क्लासेस में वैसे देखेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि जो 2 सेल्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं, उसमें कोई ना कोई वेरिएशंस होते हैं, और जो वेरिएशंस होते हैं उसी की हेल्प से तो इवोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है इन वेरिएशन की। अब देखिए क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इंपॉर्टेंस होती है ना, क्योंकि भाई जो पेरेंट है उसके जैसा ही तो ऑफस्प्रिंग बनेगा, इसलिए डीएनए की कॉपी की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो आगे हेल्प करते हैं आगे का प्रोसेस करने में। तो इसलिए यही है। देखिए यहाँ पे डीएनए डिफरेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं। डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो डीएनए जो होता है ना, सेल है, सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स को बनाने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी बहुत बदल भी जाती है और अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं। तो मेनली डीएनए प्रोटीन मेकिंग के भी काम आता है, जो इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। फिर ये है, वाई इज़ द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज़ बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। जो बदलाव आते हैं वो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए तो ज़रूरी नहीं है, एक पर्टिकुलर जानवर के लिए, बट पूरे ग्रुप के लिए ज़रूरी इसलिए होते हैं ताकि वो अपने बदलते एनवायरनमेंट के साथ रहना सीख सके। ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो पॉपुलेशन जो होती है ऑर्गेनिज्म की फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निशेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जो कि निशे का मतलब होता है, इसको निशे पढ़ते हैं ना CHE, तो निशे जो होता है ये कोई पर्टिकुलर प्लेस होता है। जैसे कि सपोज करिए कि चींटी का नीचे क्या होगा, उसको एक ऐसा होल मिल जाए, ज़मीन में गड्ढा मिल जाए जहाँ पर वो अपना घर बना सके, तो वो उसका नीचे हो गया, उसकी रहने की जगह हो गई। ऐसे ऐसे इसी तरीके से अलग अलग नीचे होते हैं अलग अलग जानवरों के। तो इकोसिस्टम में किस तरीके से एक जानवर फिट होता है और किस तरीके से वो उसकी रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को डिफाइन करता है वो देखते हैं। तो द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन फीचर्स दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू यूज़ दैट पर्टिकुलर नीशे। इसका ये मतलब है कि जो डीएनए की कॉपी हो रही होती है ना, और जो बेसिक फीचर होते हैं, जैसे मेंढक है, मेंढक का बच्चा मेंढक जैसा ही होगा तभी तो वो पानी में रह पाएगा और पानी के बाहर भी रह पाएगा, है ना। तो डीएनए की कॉपी होने के लिए जिस जगह वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसकी ऑफस्प्रिंग भी वहाँ पर रह पाए, उन एटमॉस्फेयर की कंडीशंस को झेल पाए, ये ज़रूरी है, इसलिए डीएनए की कॉपी होना ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पेशी। तो रिप्रोडक्शन से आप कह सकते हैं कि भाई कोई पॉपुलेशन है किसी स्पेशी की, वो अच्छे से मतलब स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ती रहे, तो इसके लिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अब हाउ एवर नीशे
कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो नीचे होता है, जिस जगह पर वो ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है, उसमें बदलाव भी आ सकता है समय के साथ। जैसे कि जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो ऊपर सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा, कभी अर्थ गर्म हो जाती है, कभी अर्थ ठंडी हो जाती है, वाटर कभी ज़्यादा अवेलेबल होता है, कभी कम होता है ना। कभी कोई मीटेओराइट, कोई बहुत ही बड़ा जो मीटेओराइट होती है, बहुत ही उल्का पिंड जैसे हिंदी में बोलते हैं, वो धरती से टकरा जाए तो क्या होगा। तो अगर पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस कर रही है और वो अपने आसपास की नीचे के साथ रह पा रही है और उसमें बदलावों के साथ भी रह पा रही है, तो ही वो ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। जैसे कि डायनासोर्स खत्म हो गए, जैसे कि बहुत सारे जानवर आज खत्म हुए जा रहे हैं। कितने चीते बचे हैं हमारे देश में, कितने शेर बचे हैं, कितने कम बचे हैं, है ना। तो जो अपने एरिया में रहना सीख लेते हैं समय के साथ साथ, वही बच पाते हैं, वरना वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो जाएगी अगर वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में रहना नहीं सीखेगी तो। हाउएवर इफ़ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन दीज पॉपुलेशन, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। तो भाई देखिए, जो हम लोगों ने देखा ना कि ऑर्गेनिजम्स में डीएनए की कॉपी जो होती है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाते हैं। तो वही वेरिएशन जो है आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले में, कि जो बदलाव आते हैं ना ऑर्गेनिज्म में, उन्हीं बदलावों की वजह से ही वो ऑर्गेनिज्म आगे सर्वाइव कर पाते हैं। मतलब जैसे कि सपोज करिए कि एक मुर्गा था, वो मुर्गा मतलब टेम्परेचर नहीं झेल पा रहा था तो वो मर गया। फिर धीरे धीरे डीएनए में ऐसे बदलाव आते जाएंगे कि आगे की जो जनरेशन होगी ना, वो मुर्गे की वो हाई टेम्परेचर को झेलने में कामयाब होंगी, तभी वो बच पाएंगी, नहीं तो सब मर जाएंगे। तो दस इफ़ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर, टेम्परेट वाटर का मतलब होता है ठंडे वाले इलाके जो होते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया ठंडे वाले इलाके में रह रहा है, एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, तो एक बैक्टीरिया है वो ठंडे पानी में रह रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएंगे। बट कुछ बैक्टीरिया उसमें ऐसे होंगे जो गर्मी को झेलना सीख चुके होंगे और वो बच जाएंगे। तो वेरिएशन इज देयर दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेशी ओवर टाइम। तो बदलाव लाना ऑर्गेनिजम्स को खुद में ज़रूरी होता है, ताकि वो समय के साथ साथ जिंदा रह पाए और आगे बढ़ पाए। तो ये क्वेश्चंस हम ज़रूरी क्यों हैं, वेरिएशन बेनिफिशियल क्यों है, उनके सर्वाइवल के लिए। फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेरिएशन इज़ नेसेसरी, या सही होता है। तो ये जो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो ये एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ को आप लोगों की मैं मतलब अलग से वीडियोस में लूँगी, क्योंकि एक्टिविटी भी अगर इनमें लेकर के चलेंगे ना तो थोड़ा सा ना बड़े हो जाएंगे वीडियोस। तो एक्टिविटी वाला जो पार्ट है ना वो हम लोग अलग से बनाएंगे चैप्टर, और अलग से बनाना वीडियो भी ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। तो ये इसमें वैसे इस चैप्टर में ना काफ़ी ज़्यादा ये जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और आप लोगों के लिए ज़रूरी है एनसीईआरटी से पढ़ना। फिलहाल 10th क्लास के लेवल के लिए एनसीईआरटी इज़ सफिशिएंट, एनसीईआरटी इज़ इनफ, मोर देन इनफ। तो इसी से पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं जाया जाता है। तो आप इसी पे टिके रहिएगा, इधर उधर के आपको और दूसरी बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप एनसीईआरटी 3 बार पढ़ लें फिर आप किसी बुक को पढ़ें, फिर बढ़िया है, बट पहले एनसीईआरटी कवर करनी होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है डीएनए कॉपी। अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो सिंगल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि फिजन हो गया। तो ये जो है ना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये वाला रीजनरेशन, फिजन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और ये सब ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर वो सब, ठीक है। तो 3-4 वीडियो बनेंगे इस चैप्टर के और फिर चैप्टर का हो जाएगा कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा, सीबीएसई के सैम्पल पेपर भी कर रहे हैं हम, वो भी धीरे धीरे करते रहेंगे। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू। टू लर्न बी एक्स्ट्रा, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने पार्ट 1 में सब कुछ देख लिया था कि कैसे क्या एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाते हैं और वेरिएशन मतलब बदलाव का क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग पार्ट 2 है, अभी इसमें देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। सिर्फ एक पेरेंट, एक ही पर्सन है, एक पर्सन मतलब जानवर है, वो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, वो लोग किस तरीके से खुद से ही अपने आप से ही अपने बच्चों को बना लेते हैं, पैदा कर लेते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये तो आप लोग जब उसमें करेंगे अपने स्कूल में तभी समझ आएंगी। एक्टिविटीज़ के लिए ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो 8.1 8.2 ये हम लोग आगे वे वीडियो में देखेंगे।
तो इसमें बेसिकली हमें बताया गया है कि किस तरीके से ईस्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक ईस्ट होता है फिर उससे कैसे वो बढ़ता जाता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फिजन का प्रोसेस क्या होता है। तो हैविंग डिस्टेंस द कॉन्टेक्स्ट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वर्क, एग्जामिन करना है कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं और कैसा कैसा उनका बॉडी डिज़ाइन होता है। अब जैसे कि फिजन है, इसके बारे में अमीबा के बारे में आप लोग क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, क्लास 7 की साइंस में भी पढ़ा था, पता नहीं आपको याद है नहीं है, मैं तो पढ़ा रही हूँ तो मुझे तो याद रहता है। तो बाइनरी फिजन क्या होता है अमीबा में, मतलब पहला बाइनरी का मतलब होता है वो दो में टूट जाता है। जैसे अमीबा ये था, ठीक है, फिर अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है ना ये ऐसे 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 करके बढ़ता जाता है, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ना ये एक न्यूक्लियस होता है बीच में है ना, ये न्यूक्लियस से डिवाइड हो जाता है, ये एक ऐसे इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, फिर डिटैच ही हो जाता है, तो फिर एक अमीबा से ये दो बन जाते हैं। तो ये होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। और बाइनरी फिजन लिशमेनिया में भी होता है। तो आप लोगों से अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल्स दीजिए दो, तो एक तो आप लोगों ने अमीबा याद रखना है और एक आप लोगों ने याद रखना है लिशमेनिया। अमीबा और लिशमेनिया जो है इनमें बाइनरी फिजन होता है। तो लिशमेनिया का ये देखिए न्यूक्लियस एक था फिर धीरे धीरे एक से दो बन गए, फिर दोनों अलग हो गए। तो इस तरीके से नीचे जैसे कि टांगे होती हैं, जैसे पजामा होता है, पजामे का इस तरीके से थोड़ा सा समझने के लिए याद रखने के लिए कर लीजिए कि ऐसे करके डिवीजन इसका हो जाता है। तो यहाँ पर ये है फिर 8.3 में कि एक स्लाइड पे आप लोगों को अमीबा को ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद किस तरीके से बाइनरी फिजन हो रहा है और पहले की और बाद की स्लाइड्स में कंपैरिजन करिए। तो इसमें यही है फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर मतलब इसका सिर्फ एक ही सेल, सिंगल सेल होता है, बहुत ही छोटा होता है, आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन, डिवीजन मतलब बढ़ जाना, फिजन का मतलब भी टूट जाना होता है, लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक ही सेल के होते हैं, फिर उसके बाद ये डिवाइड हो जाते हैं तो दो बन जाते हैं। मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड, अलग अलग पार्ट जो है मतलब एक हम लोगों ने ऑब्जर्व करे हैं। काफ़ी सारी बैक्टीरिया जैसे कि प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो क्या करते हैं जब सेल में डिवीजन हो रहा होता है तो वो बेसिकली सिर्फ दो पार्ट में आराम से टूट जाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। तो कहीं पर भी कभी पर भी अमीबा जो है वो उसका न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है इस तरीके से। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भैया आप लोगों के एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर साल इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। तो ये डायग्राम याद कर लीजिए कि किस तरीके से स्प्लिट होता है। तो बेसिकली कैसे स्प्लिट होता है, कोई सी भी टेढ़ी पोजीशन आप बना दीजिए अमीबा की, फिर इसका जो ना आपको ये जो न्यूक्लियस है ना इसको टूटता हुआ दिखाना है और दो में डिवाइड हो जाएगा। तो अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, तो कहीं पर भी डिवीजन हो सकता है। हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो समवट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी सच एज लीशमेनिया। तो देखिए यहाँ पर अमीबा तो आपको कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ मिल जाएगा, बट ये जो लीशमेनिया है ये आपको एक प्रॉपर इस टाइप से बॉडी डिज़ाइन आप लोगों को बनाना पड़ेगा। इनका थोड़ा सा प्रॉपर बॉडी डिज़ाइन होता है, प्रॉपर तरीके से ही ये डिवाइड भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनका ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडीज़ का, जैसे कि लीशमेनिया, इसको काला अज़र भी कहते हैं, विच हैव अ विप लाइक, विप जैसा, इसको विप बोलते हैं, विप होता है कोड़ा। विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल, एक एंड पे मतलब विप जैसा ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर इसका होता है। इन सच organisms binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structure, तो binary fission इसमें हो जाता है। other single celled organisms such as a malarial parasite plasmodium divide into many daughter cells, daughter cells का मतलब ये होता है ये था तो एक से काफ़ी सारे छोटे छोटे सेल्स में बट गया तो ये इसकी डॉटर हो गए, बच्चे हो गए इसके। सेल नहीं बोलते, डॉटर सेल बोलते हैं। डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। तो आप लोगों को बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है, बाइनरी का मतलब होता है टू, तो बाइनरी फिजन में आप लोगों का दो में डिवाइड होता है ना। तो बाइनरी फिजन में कितने में डिवाइड हुआ, टू में, मतलब ऐसे था तो ये ऐसे करके दो में डिवाइड हो गया। और यहाँ पर ये देखिए मल्टीपल बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या क्या हो गए, एक तो अमीबा हो गया और एक लिशमेनिया हो गया। बिल्कुल बार बार फोकस दे रही हूँ, बिल्कुल आप लोगों ने याद कर लेना। बाइनरी फिजन का एग्जांपल अमीबा है और लिशमेनिया है। और मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या है, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसका एग्जांपल है, मल्टीपल फिजन का, मतलब एक सेल से बहुत सारे छोटे सेल्स बन जाते हैं। तो ये है प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल। प्लाज्मोडियम डिवाइड इंटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन।
मल्टीपल फिशन की हेल्प से काफ़ी सारे छोटे छोटे सेल्स में बढ़ जाते हैं। ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। तो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं। अच्छा, इसमें बताया नहीं क्या, देखिए ईस्ट में ऐसा होता है, जैसे कि ये है ऐसे, फिर इसमें छोटी छोटी बर्ड्स हो जाती है ऐसे ऐसे करके, और फिर ये बर्ड्स जो है अलग अलग टूट जाती है, तो ये ईस्ट में होता है। तो प्लाज्मोडियम डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल, और ईस्ट जो है वो छोटी छोटी स्मॉल बर्ड्स होती है, वो उससे सेपरेट हो जाती हैं और वो ग्रो कर जाती हैं। अब फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है देखते हैं यहाँ पर। तो ये प्लाज्मोडियम हो गया मल्टीपल फिजन का एग्जांपल, मतलब एक है वो छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाता है। तो इन मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद relatively simple body organization, simple reproductive methods can still work. तो Spirogyra for example simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragmentation grow into new individual. तो इसमें क्या होता है स्पाइरोगायरा, इसमें क्या है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट होने का मतलब होता है बिखर जाना या फिर टूट जाना, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूट जाना, तो मतलब अपने आप को ही कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है स्पाइरोगायरा। तो इससे पहला हम लोगों ने जो अपने आप को डिवाइड करने वाला था वो सिंगल सेल में था, अमीबा पैरामीशियम, है ना, अमीबा हो गया, लिशमेनिया हो गया। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, थोड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, अब ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे हैं, वो उसका ऐसा डिज़ाइन होता है कि जैसे कि वो खुद ही आधा 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 सा बढ़ जाता है। तो स्पाइरोगायरा एक एग्जाम्पल है, वो अपनी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेता है जब वो बड़ा हो जाता है। दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो मतलब पहले वो एक था, फिर सपोज करिए कि आप हैं पूरे, जब आप अपनी मेच्योर हो जाएं, सपोज करिए 30 साल के हो गए, मेच्योर हो गए आप, आपकी बॉडी के अलग 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 पार्ट हो जाएं और आप नए नए बन जाएं, तो यही करता है स्पाइरोगायरा। तो ऐसा हमारे ह्यूमंस में नहीं हो सकता है, स्पाइरोगायरा में हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो स्पाइरोगायरा के लिए वो मतलब फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है, बट सारे मल्टी सेलुलर, आप भी क्या है, आप एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही तो है, तो आपके में ऐसा नहीं हो सकता, स्पाइरोगायरा में ऐसा होता है। तो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं डिवाइड कर सकते, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simple a random collection of cells. तो सिर्फ हम random collection of cells नहीं होते हैं सारे के सारे organisms. Specialized cell are organized as tissues. तो कुछ special cell होते हैं जो कि tissues की तरह, मतलब बहुत सारे cell मिलकर के क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। एंड टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। तो सेल से क्या बनता है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इसमें यह है कि स्पेशलाइज सेल जो है टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ जो है ऑर्गन्स बनते हैं, विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी। तो एक डेफिनेट पोजीशन पे उनको बॉडी में रखा जाएगा। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। तो मतलब जैसे हम लोग का कहीं हार्ट है, लंग्स है, इसमें एक एक सेल डिवाइड होना तो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है, नहीं हो सकता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर नीड टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। अ बेसिक स्ट्रेटजी यूज्ड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो बेसिक स्ट्रेटजी जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो ये होती है कि अलग अलग सेल टाइप्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अलग अलग सेल होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। कोई सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है, तो कोई सेल डाइजेशन में, कोई सेल एक्सक्रीशन में, कोई सेल सांस लेने में, है ना। तो अलग अलग सेल्स का अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इज इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब जिसका हर ऑर्गन हर टिश्यू अलग अलग काम कर रहा होता है, तो रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करने का काम भी कोई अलग ही कर रहा होता है। तो हाउ इज़ रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप। तो एक ही सेल टाइप का जो होता है उससे किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। इफ़ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल टाइप्स, तो अगर बहुत सारे सेल टाइप है तो सिर्फ एक से कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। आंसर इज दैट देयर मस्ट बी सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, प्रोलीफरेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप्स अंडर राइट सर्कमस्टांसेस। तो ये क्या है चक्कर कि जो सिंगल सेल टाइप है वो सारे के सारे काम कर रहा होता है। तो कुछ पर्टिकुलर, जैसे आपकी बॉडी में अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रहे हैं, बट कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक ही सेल सारे काम इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि अलग अलग कंडीशंस में वो अलग अलग तरीके से वर्क कर पाता है। जैसे कि आप लोग जैसे
बहुत ही लेम सा एग्जाम्पल है कि जो बेसन है वो पकौड़ियाँ बनाने के काम भी आता है, बेसन हल्दी बनाने के भी काम आता है। इसी तरीके से बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिक लेवल के होते हैं उनका एक ही सेल कई सारे काम कर लेता है। बेसन पकौड़ी ये सब एग्जाम में मत लिख के आना। तो ये जो है इस तरीके से अलग अलग काम अलग अलग सेल अलग अलग कंडीशंस में कर लेता है। तो यही है रीजनरेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा, इतना याद कर लीजिए काम चल जाएगा। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। मतलब रीजनरेशन मतलब आप सपोज करिए कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होती कि अगर आपके हाथ मतलब किसी के भी अंदर कोई पर्सन है उसका हाथ कट गया है तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी वो अपना हाथ ही दोबारा से बना ले, तो यही होगा रीजनरेशन। बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि छिपकली की पूंछ कट जाती है तो अपनी रीजनरेट कर लेती है पूंछ, तो यही रीजनरेशन होता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। तो यहाँ तो हम लोगों ने छिपकली अपनी पूंछ को जन्म दे लेती है, बट अपने बॉडी पार्ट से पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल बनाने की भी कैपेसिटी होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में। तो रीजनरेशन में हमें यही है कि भाई एक बॉडी पार्ट था उनका, सपोज करिए कि उस ऑर्गेनिज्म का हाथ काट दिया उससे एक और बच्चा बन गया, तो ये होता है रीजनरेशन। तो दैट इज इफ इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अपन इनटू मैनी पीसेस, मैनी ऑफ दीज प्रीज ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। मतलब ये एक था, ठीक है, हाइड्रा था, हाइड्रा को आपने बीच में से काट दिया तीन, तो भाई आपने बीच में से तीन काट दिया तो तीन हाइड्रा बन जाएंगे। तो यही होता है रीजनरेशन। मतलब एक हाइड्रा था, आपने हाइड्रा को तीन पार्ट में काट दिया तो तीन हाइड्रा बन जाएंगे। हाइड्रा और प्लानेरिया, आप लोगों को रीजनरेशन का एग्जाम्पल जो याद रखना है वो रखना है, एक तो हाइड्रा, एक रखना है प्लानेरिया। कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इनको कितने भी पीसेस में आप लोग काट दीजिए और हर एक पीस जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी को ही हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। तो इनकी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल इनमें प्रेजेंट होते हैं तभी ये रीजनरेट कर पाते हैं। दीज सेल्स प्रोलीफरेट, प्रोलीफरेट का मतलब होता है नया बन जाते हैं, एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल, कई सारे सेल्स बना लेते हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स, इतने सारे जो सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज़। तो इस सेल से काफ़ी सारे और सेल्स बन जाते हैं, नए सेल नए टिश्यूज़ बन जाते हैं। दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर देखिए ये प्लानेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये प्लानेरिया देखिए यहाँ पे आपको जीभ चढ़ा रहा है और फिर ये इसकी आँखें हैं, मतलब ऐसी बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, इस तरीके से है ये। तो ये को तीन पार्ट में बढ़ गया, तीन पार्ट से तीन अलग अलग कंप्लीट इंडिविजुअल बन गए। तो ये एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का, रीजनरेशन का, याद रखना है आप लोगों ने। तो इसमें यही है कि इनका कुछ इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो ये कर पाते हैं। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू एबल टू रिप्रोड्यूस। तो नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तो सारे के सारे काट के रीजनरेट नहीं हो पाते हैं, फिर भी रीजनरेशन का एक एग्जांपल है हाइड्रा या फिर प्लानेरिया। तो यहाँ पर यही है कि दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है इनका। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन रिप्रोडक्शन की तरह सेम नहीं है, सिंस मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो बिल्कुल रीजनरेशन रिप्रोडक्शन जैसा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इस तरीके से काट करके बड़े नहीं हो सकते हैं, मर जाएंगे भाई, वो तो खत्म हो जाएंगे। बडिंग का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो बडिंग में इस तरीके से क्या होती है, बड सी निकल जाती है। पहले देखिए हाइड्रा था यहाँ पर, और हाइड्रा यहाँ पर ऐसे करके था, है ना, ये था। फिर इसकी देखिए छोटी सी बड निकली, ये बड और बड़ी हो जाएगी, फिर ये बड खूब बड़ी हो जाएगी, और फिर ये इससे बिल्कुल अलग हो जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो हाइड्रा जो है वो बड सी बना लेता है, फिर पूरा का पूरा जनरेट हो जाता है। इन हाइड्रा अ बड डेवलप्ड एज अ आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रा में एक बड डेवलप होती है, आउटग्रोथ मतलब बाहर की तरफ, यहाँ पे हमने अभी देखा था ना, बाहर की तरफ निकल जाता है, एक आउटग्रोथ होती है। और आउटग्रोथ कैसे होती है? ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। ये जो आउटग्रोथ हो रही है, यहाँ पर देखिए ये आउटग्रोथ हो रही है ना, ये बाहर की तरफ निकल रहा है। कैसे निकल रहा है ये? ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, बार बार सेल डिवीजन हो रहा है, रिपीटेड सेल डिवीजन
प्रोपगेशन की वजह से एक आउटग्रोथ हुई है, और दीज बट डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, छोटे छोटे इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं, एंड व्हेन पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं तो अपनी पेरेंट की बॉडी से हट जाते हैं और एक नए इंडिविजुअल ये बन जाते हैं। ये है बर्डिंग। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, तो काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, वो अलग अलग पार्ट से ग्रो करते हैं, जैसे कि देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो कुछ होते हैं कि उनमें बीज नहीं होता, बीज की जगह उनकी या तो जड़ से ही वो आगे बढ़ जाते हैं, या फिर उनके तने से या फिर उनकी पत्तियों से वो पूरा का पूरा नया प्लांट बन जाता है। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स प्लांट कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल तो ऐसा नहीं कर सकते उसके हाथ से पूरा का पूरा बन गया, बट प्लांट्स में होता है कि आप तने से बना सकते हैं, उसकी जड़ों से बना सकते हैं, उसकी पत्ती से भी बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव मतलब कोई भी उसका पार्ट से वो प्रोपोगेट कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेज और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग का मतलब होता है आपने ये शुगर था ना, इसको बीच में से काट दिया, तो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, बीच में से आपने शुगर केन था या फिर रोज़ था, रोज़ की आप टहनी काट दीजिए और गाड़ दीजिए ज़मीन में, वो पूरा का पूरा पौधा बन जाता है। इसी तरीके से जो शुगर केन है उसमें भी होता है, आप उसका तना काट दीजिए और गाड़ दीजिए, वो पूरा का पूरा बड़ा हो जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, इसमें कौन क्या क्या एग्जाम्पल है, शुगर केन, रोज़, ग्रेप्स, एग्रीकल्चर में इनका इस्तेमाल होता है। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। तो सीड्स से आप जब प्लांट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पहले वो छोटा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है। स्टेम से जब आप लगाते हैं ना तो वो बहुत ही जल्दी उस पर फ्रूट्स आने लगते हैं, फ्लावर्स आने लगते हैं। सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स, जैसे कि बनाना हो गया, ऑरेंज, रोज़, जैस्मीन, जिनकी सीड्स बनाने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है ना जिन प्लांट्स की, उनसे जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप लोग प्लांट बना सकते हैं। जैसे रोज़ है, रोज़ में से कोई सीड नहीं निकलता है, वो इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब उसका स्टेम काट के ही आप उसको लगा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ये है कि दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो सीड से प्लांट बनता है पेड़, वो अपने पेरेंट से अलग हो सकता है, बट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होता है, मतलब जिससे उसको निकाला गया होता है। जैसे रोज़ का आपने एक तना काट करके लगा दिया ज़मीन में, तो वो पहले जैसे रोज़ अपने पहला वाला जो उसका प्लांट था उसके जैसा ही ऑलमोस्ट सेम टू सेम होगा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो प्लांट होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। अब आता है सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलॉन्ग द लीफ मार्जिन ऑफ बायरोफाइलम फॉल इन ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो ये आप लोग को याद रखना है कि जो बायरोफाइलम है, बायरोफाइलम एक लीव होता है, उसकी मतलब साइड साइड में ऐसे ऐसे करके लीव निकलती हैं, बर्ड निकलती हैं, और ये बर्ड ज़मीन पर गिर जाती है तो नया प्लांट उग जाता है, तो ये होता है बायरोफाइलम। अब आता है यहाँ पर टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, देखिए, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट की टिप पर से एक टिश्यू निकाल दिया और द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन द आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और सेलस। तो मतलब क्या है, टिश्यू कल्चर में प्लांट के ऊपर से एक टिश्यू हटा दिया, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में, मतलब जैसे कि बिल्कुल लैब्स वगैरह में इनको डेवलप किया जाता है। एक टिश्यू को मतलब एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है ताकि वो बढ़ जाए और एक से वो काफ़ी सारे सेल्स बन जाते हैं। द सेल्स, बहुत सा ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम सेल्स भी बोलते हैं, वो एक दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसमें हार्मोन्स होते हैं ताकि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाए। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट। फिर एक छोटा सा टिप लिया था टिश्यू कल्चर में, टिश्यू लिया था, फिर टिश्यू से बहुत सारे सेल्स बना लिए थे, फिर सेल से वो सेल्स बन गया था, फिर उसमें जो है ग्रोथ के हार्मोन्स डाल दिए, फिर उसके बाद उसको सॉइल में दबा दिया ताकि वो प्लांट पूरा का पूरा बन जाए। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब जो काफ़ी खूबसूरत लगने वाले जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं। काफ़ी खूबसूरत दिखने वाले प्लांट, उनमें बीमारी वगैरह ना लगे इसलिए क्या करते हैं, टिश्यू उठाते हैं और उसको लेबोरेटरी में ग्रो करवा देते हैं, ज़मीन में काट देते हैं, तो वो बीमारियों से बेसिकली बच जाता है। तो ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, Even in many single multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified। तो multicellular organism में भी जो simple multicellular organism होते हैं तो उसके specific part को हम लोग identify कर सकते हैं। The thread-like structure that develop on a bread पे जो
आप देखते हैं ना फंगस सी लग जाती है। एक्टिविटी 8.2 मतलब पहले जो की थी पानी वानी डाल के उसके ऊपर फंगस लगी थी। अबव आर हाइफी ऑफ द ब्रेड मोल्ड राइजोपोज, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑन द अदर हैंड द टाइनी बॉल्ब ऑन द स्टिक structure are involved in reproduction. The bulbs are sporangia, which contain cells or spores that can eventually develop into rhizopus individual. The spores are covered by black thick walls that protect them until they grow into contact with the moist surface and can देखिए क्या है ना, इसमें हमें ये बताया गया है कि स्पोर्स जो होते हैं ना वो छोटे छोटे बारीक बारीक से होते हैं। जैसे कि ब्रेड पे आप लोग अगर पानी लगा के रख देंगे 2-3 दिन बाद देखेंगे कुछ वाइट वाइट, फिर उसके बाद ग्रीन या फिर ब्लैक ब्लैक सा उस पर डेवलप होने लगता है। तो काफ़ी सारा उसमें ब्रेड के ऊपर जो अजीब सा होता है गंदा गंदा सा, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है, बट कुछ पार्ट उसमें होता है जो टाइनी बॉल्ब जैसा जो स्टिक पास पास होता है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके होते हैं। और उसमें सेल्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो कि और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आप उसको किसी और सरफेस के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो वो उस पर भी ग्रो हो जाएंगे। तो मतलब छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, वो उससे ग्रो हो जाते हैं। तो यही होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। इनके स्पोर जो होता है काफ़ी भयंकर सी मतलब मोटी सी इस पर वॉल्व होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है जब तक वो, और उनको मॉइस्ट सरफेस ना मिल जाए, गीला सरफेस ना मिल जाए ग्रो होने के लिए। तो इसकी जो वॉल्व होती है ना, वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसको फैलाती रहती है, ग्रो करवाती रहती है। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है रीजोपस में, RHIZOPUS। स्पोर फॉर्मेशन रीजोपस में होता है। और थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर जो कि आपके ब्रेड वाले एक्सपेरिमेंट में है, और इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते, बट जो टाइनी बॉल्ब जैसा होता है ना, छोटा पतला सा होता है, उसको मतलब उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और फिर उसके ऊपर एक थिक वॉल सी होती है जो कि उसको तब तक प्रोटेक्ट करता है जब तक उसको और मॉइस्ट सरफेस ना मिल जाए ग्रो करने के लिए। तो सारे के सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हैं वो सिंगल इंडिविजुअल से हो रहे थे। मतलब इससे पहले हम लोगों ने जो देखा सारे के सारे देखे वो एक ही इंडिविजुअल से हो रहे थे, इसलिए क्योंकि ये एक ही इंडिविजुअल से हो रहे थे। जैसे कि बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल फिजन या फिर रीजनरेशन या फिर बडिंग हो गया, है ना, ये सारे के सारे एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन थे क्योंकि ये एक सिंगल पेरेंट से हो रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो 2 पेरेंट्स है उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लावर का पूरा प्रोसेस देख लेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स वाला हम देख लेंगे। तो 4 वीडियोस में हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, मतलब एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जितने भी होते हैं वो हम लोग इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल होता है जिसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, मतलब एक ही पेरेंट से बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वी आर also familiar with the mode of reproduction that depend on their involvement of two individuals before a new generation can be created. Bulls alone cannot produce new calves nor can hence produce new chicks. तो मतलब चाहे गाय हो, जैसे बुल्स होती है, बैल होते हैं, वो अपने बच्चे अकेले नहीं पैदा कर सकती, मुर्गी भी अपने बच्चे अकेले पैदा नहीं कर सकती। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल, मतलब औरत आदमी, तो मेल वाला और फीमेल वाला दोनों की ज़रूरत पड़ती है अगर बच्चे को पैदा करना है, तो नई जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? तो मतलब ज़रूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, और इसकी लिमिटेशन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा मतलब ये सही कैसे है, या फिर लिमिटेशन क्या है और ज़्यादा सही चीज़ें क्या है, ये सब इसमें हम देखने वाले हैं। तो वाई इज़ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब एसेक्सुअल से भी बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, सिंगल पेरेंट भी बच्चे पैदा कर ले रहा है, तो भाई 2 पेरेंट्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो देखिए इसमें क्या है, द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ DNA एज वेल एज ऑफ द सेलुलर अपरेटस। तो मतलब अगर
दो सेल्स जो बनते हैं उसमें क्या होता है, एक सेल से दो बन रहे हैं तो डीएनए जा रहा है और काफ़ी सारे सेलुलर अपरेटस और भी काफ़ी सारे सेल्स होते हैं जो कॉपी हो रहे होते हैं। डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। तो डीएनए की जो कॉपी हो रही होती है तो वो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं। एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब जो वेरिएशंस आ रहे होते हैं डीएनए की कॉपी, सेलुलर अपरेटस की कॉपी, बेसिकली जो डीएनए की कॉपी हो रही होती है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं और इसी वजह से पॉपुलेशंस में वेरिएशंस आते हैं। हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल organism cannot be protected by variations, but in a population variations are useful for ensuring the survival of species। तो मतलब वेरिएशंस क्यों ज़रूरी होती है, वेरिएशंस की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि सर्वाइव कर सके। जैसे कि आप देखते होंगे, आप 10 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स में अलग अलग उनकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। कोई जल्दी बीमार पड़ जाता होगा, कोई एथलीट होगा, तो कोई सिंगर होगा, तो कोई पढ़ने में अच्छा होगा, तो कोई किसी और चीज़ में अच्छा होगा। तो यही वेरिएशंस होती हैं। इस वेरिएशंस की वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। कुछ लोग गर्मी झेल पाते हैं तो कुछ लोग सर्दी झेल पाते हैं, कुछ लोग को बीमारियाँ जल्दी लगती हैं, कुछ लोग, है ना। तो ये सब कैसे बदलाव है, ये सब वेरिएशन की वजह से है। इससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो मतलब सिक्योर रहती है कि अगर कुछ लोग मर भी जाएंगे तो कुछ ज़िंदा रहेंगे आगे पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिजम्स केम अप विद reproductive modes that allowed more and more variations to be generated। तो asexual form of reproduction जिसमें एक ही पेरेंट था उसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो अगर हम लोगों को वेरिएशन बना करके रखनी है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ऑर्गेनिजम्स चलते रहे आगे, अगर हमें इंश्योर रखना है तो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टू इंश्योर वेरिएशन इन स्पीशीज। While DNA copying mechanism are not absolutely accurate, तो DNA copying mechanism पूरे accurate नहीं होते हैं। They are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process। तो देखिए DNA copying बिल्कुल exact नहीं होते हैं, बट जो वेरिएशन होता है ना वो काफ़ी स्लो होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में नहीं आते। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से, आपके भी दो हाथ हैं, दो पैर है, दो कान है ना, ये वाली चीज़ हो जाती है। तो कुछ वेरिएशंस आते हैं बट बहुत ही भयंकर वेरिएशंस नहीं होते हैं। इफ़ DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die। और अगर वेरिएशंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं तो डीएनए जो है वो बाकी सारे सेल्स के साथ काम ही नहीं कर पाता और ख़त्म हो जाता। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, देखिए आप सोच रहे होंगे मैं एक एक लाइन पढ़ रही हूँ, एक एक लाइन पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एग्जाम में अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको टैकल कर सकें। आप लोग एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते रहते हैं, उनका इतना फ़ायदा नहीं होता। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िए। तो देखिए, सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स कैन बी स्पीड अप। तो मतलब जो प्रोसेस है डीएनए की कॉपिंग का, जो प्रोसेस होता है, इससे बहुत ज़्यादा बहुत सारी बार मतलब अलग अलग जनरेशन में बहुत ही थोड़े थोड़े चेंज आते हैं। तो ये चेंजेस ज़्यादा हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ईच न्यू वेरिएशन इज़ मेड in a DNA copy that already had variations accumulated from previous generation। Thus, two different individual in a population would have quite different pattern of accumulated variation। तो मतलब हमें वेरिएशन लाने हैं तो हम कैसे लाएं। तो देखिए, आपकी मदर हो सकता है बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड से हो, अलग इलाके से हो, आपके फादर अलग इलाके से हो। सपोज करिए कि आपकी मदर बंगाली हैं और आपके फादर जो है वो नॉर्थ इंडियन है, तो कितना ज़्यादा मतलब जीन्स में वेरिएशंस आ जाएगा। आप में मतलब बंगाली उस रीजन के भी जीन्स होंगे और नॉर्थ इंडिया वाले, जैसे कि यूपी वाले जीन्स होंगे, है ना, यूपी के रीजन वाले। हाँ, रीजन से बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है रीजन टू रीजन, खान पान की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से। तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज़ों को झेलने की ताकत आ जाती है। तो इसी तरीके से वेरिएशंस आते हैं। तो अलग अलग दो इंडिविजुअल्स से कंबाइन होकर के जो नया डीएनए बन रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होंगे। तो सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस आर इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव रियली बैड इफेक्ट्स। तो बहुत ज़्यादा ख़राब इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स। तो मतलब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल के जब डीएनए को मतलब कंबाइन होते हैं तो मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवल। तो मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं डीएनए के। जब दो लोग के डीएनए अलग अलग मतलब अलग अलग दो डीएनए मिलते हैं तो इनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, नोवल होते हैं, नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल। तो मतलब एक आपके फादर का डीएनए, एक मदर का डीएनए, वो बिल्कुल अनरिलेटेड है, वो कोई कहीं को बिलोंग करता है, कोई कहीं को बिलोंग करता है, तो उनका डीएनए भी अलग होगा। तो उन दोनों का जब डीएनए मिलेगा तो आपका जो डीएनए होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल के डीएनए मिल रहे होते हैं, दस, ठीक है। बट दिस क्रिएट मेजर डिफिकल्टी पे हो जाती है इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज़ टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू pre-existing individual, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had। तो देखिए अब आपकी मदर का भी डीएनए आ गया, आपके फादर का भी डीएनए आ गया, उनके पास अलग अलग था, उनके पास भी डबल थे, तो क्या कोई गड़बड़ी हो जाती है? मतलब आपके पास दो तरीके के डीएनए आ जाएंगे। दिस इज लाइकली टू मैस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर अपरेटस बाय द डीएनए। हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी? तो आपके पास दो डीएनए हो जाते हैं तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब आपका जो बॉडी के सेल्स हैं, इन दोनों के सेल्स आपस में लड़ने लगेंगे, मिक्सअप कैसे होगा? बट सब कुछ हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है। वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिजम्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिज्म जैसे कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेज। तो जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होंगे ना, टिश्यूज़ जो है वो और नई नई कंडीशंस के साथ रहना सीख लेते हैं। आप जैसे नए नए एनवायरनमेंट पे जाते हैं, धीरे धीरे उनके साथ रहना सीख लेते हैं। इस तरीके से टिश्यूज़ भी नए एनवायरनमेंट के साथ रहना सीख लेते हैं। वन सोल्यूशन दैट मैनी multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineages of cell in specialized organ in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। तो देखिए इसमें क्या होता है कि भाई मिक्सअप ना हो जाए, तो मतलब एक नया इन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया हमारी बॉडी ने। तो मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हैव फाउंड मतलब उन्होंने प्रॉब्लम का तरीका क्या निकाला, हैव स्पेशल लीनिएजेस ऑफ सेल, अलग अलग स्पेशल सेल्स होते हैं इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, इन विच ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आधे ही क्रोमोसोम्स एंड और आधा ही डीएनए एज कम्पेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। तो मतलब क्या होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स में ज़्यादा मतलब होते अलग, जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं मतलब नई जनरेशन प्रोड्यूस करने के काम नहीं आते, उनमें अलग टाइप का वेरिएशन होता है। और जो पार्ट होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन होता है उसमें बाकी सारे पार्ट्स के कंपैरिजन में क्रोमोसोम्स और डीएनए आधे होते हैं। मतलब जैसे कि ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इससे सपोज करिए खाना पच रहा है, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसमें ना क्रोमोसोम्स कम होंगे, इसमें क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे। जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे कि खाना पचाना या एक्सक्रीशन करना, उसमें क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू ये जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है इससे। तो दिस इज अचीव बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन कॉल्ड मियोसिस। तो मियोसिस का प्रोसेस क्या होता है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो मियोसिस के प्रोसेस से सेल का डिवीजन होता है। दस व्हेन दीज सेल germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form new individual, it result in the re-establishment of a number of chromosomes and the DNA content in the new generation। तो ये जो मियोसिस का प्रोसेस होता है ना, इसमें जो सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स क्या होते हैं, एक स्पर्म होता है और एक एग होता है, इनको हम जर्म सेल बोलते हैं। तो स्पर्म मेल से आता है और एग जो है वो फीमेल से आता है, ये दोनों कंबाइंड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर और एक नया इंडिविजुअल बनता है। इट रिजल्ट इन द री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस जो नया इंडिविजुअल बन रहा है ना, इसमें नए ही क्रोमोसोम्स बनते हैं और डीएनए कंटेंट एक नई जनरेशन के लिए नए क्रोमोसोम और नए डीएनए पैटर्न फॉलो होता है। इफ जाइगोट जो बच्चा होता है is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this। तो जो जाइगोट है उसको डेवलप होना है, बड़े सारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाने हैं, ऑर्गन्स बनाने हैं, तो उसके पास एनर्जी भी होनी चाहिए। इन वेरी सिंपल organisms it is seen that the two germ cells are not very different from another। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो जर्म सेल क्या, स्पर्म और एग, ये काफ़ी अलग नहीं होते सिंपल वाले में। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं कॉम्प्लेक्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पर्म और एग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। बट एज द बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो जर्म सेल जो है एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। वन जर्म सेल इज़ लार्ज एंड कंटेन्स फूड स्टोर वाइल द अदर इज़ स्मॉल एंड इज़ लाइकली टू बी मोटाइल। तो जैसे कि एक एग होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसमें खाना होता है, और एक मोटाइल होता है मतलब आगे बढ़ने वाला होता है जिसको स्पर्म कहते हैं। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म इज मेल गैमीट। तो मोटाइल मतलब चलने वाला, बढ़ने वाला मेल गैमीट होता है। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड फीमेल गैमीट। और जिसमें स्टोर्ड फूड होता है, खाना स्टोर करने की क्षमता होती है ताकि बच्चा बढ़ पाए उसको यूज़ करके, वो फीमेल गैमीट होता है। और आगे के सेक्शंस में हम पढ़ेंगे कि
how the need to create these two different types of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organ and in some cases differences in the body of male and female. तो जो sperm है और ये जो egg है ये जो फीमेल की या मेल की बॉडी में होते हैं किस तरीके से उनकी बॉडी में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं ये हम आगे के चैप्टर में देखने वाले हैं. तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो और फिर उसके बाद ये जो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स ये मेल और फीमेल, बस फिर इसमें हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा. आगे का चैप्टर हम आगे के वीडियोस में देखेंगे. अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. लर्नर बी एक्स्ट्रा, आई एम शिवानी चौहान. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पार्ट 4. हाँ, 4th पार्ट है क्योंकि मतलब वीडियोस बड़े बड़े बन रहे हैं इसलिए थोड़ा बाद में मैं सबको ना मर्ज कर दूंगी, एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा सारा कुछ. तो यहाँ तक देख लिया था. अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो जो प्लांट्स जिन पे फूल उगते हैं, फ्लावर्स उगते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है. तो हमने इससे पहले के वीडियोस में देखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ही पेरेंट जो है सिंगल पेरेंट से ही बच्चे पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, तो वो तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है ना उसमें फ्लावर में ही मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट दोनों के दोनों अवेलेबल होते हैं. तो इसमें देखते हैं यहाँ पे सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर्स. तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ना वो इसमें फ्लावर में ही होते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडी डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर के बारे में हम लोग काफ़ी सारी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ना कि सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल ये फ्लावर के पार्ट्स होते हैं. स्टेमन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंटेन जर्म सेल्स. याद रख लीजिए, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि इसके रिप्रोडक्टिव फ्लावर के जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब बच्चा जो नया फ्लावर प्रोड्यूस होता है, नया प्लांट प्रोड्यूस होता है वो फ्लावर के कौन से पार्ट से होता है. तो देखिए स्टेमन है, ठीक है, और एक होता है पिस्टल. स्टेमन और पिस्टल जो हैं वो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और इसमें जर्म सेल्स होते हैं मतलब जो स्पर्म और जैसे एग वगैरह होता है ना ह्यूमंस में उसी तरीके से. तो व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड द पेटल एंड सेपल सर्व. तो पेटल और सेपल क्या काम करते हैं. तो पहले तो देखिए फ्लावर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर भी बनाने को आता है ये वाला भी, और ये जो है ना 8.8 फिगर वाला ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इसमें हम लोगों को फ्लावर के काफ़ी सारे पार्ट्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अंदर से आप देखेंगे तो ये जो होता है ना हमने बोला था ना अभी कि स्टेमन और पिस्टल जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. तो पिस्टल का क्या क्या पार्ट होता है, एक स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. बिल्कुल याद कर लीजिए, फीमेल वाला पार्ट होता है पिस्टल जो है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. और स्टेमन जो है वो मेल वाला होता है जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है. और पेटल और सेपल का क्या क्या काम होता है हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि उसकी कवरिंग वो उसको प्रोवाइड करता है ना. तो पिस्टल और स्टेमन जो हैं वो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. आपको याद रखना है कि पिस्टल, स्टेमन फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. पिस्टल जो है वो फीमेल वाला पार्ट होता है क्योंकि इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है. और स्टेमन जो है उसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का. तो देखते हैं द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही है, मेल होगा या तो फीमेल होगा. पपाया, वाटरमेलन ये भी एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल बताइए. तो पपाया का और वाटरमेलन का. विच कंटेन्स ईदर स्टेमन और पिस्टल और मतलब जो पपाया और वाटरमेलन है उसमें एक पर्टिकुलर प्लांट में या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या तो सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, इसलिए उसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं, है ना. दोनों में से कोई एक ही होगा. बाईसेक्सुअल हिबिस्कस होता है, मस्टर्ड होता है. बाईसेक्सुअल का मतलब है उसमें स्टेमन भी होगा और पिस्टल भी होगा. देखिए इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों ने याद करने हैं. यूनिसेक्सुअल प्लांट है पपाया, वाटरमेलन, उसमें या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टल होगा, मतलब दोनों में से एक ही होगा. और कुछ प्लांट्स होते हैं बाईसेक्सुअल जैसे कि हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया. व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, इसमें हिबिस्कस में मस्टर्ड में दोनों के दोनों होते हैं, स्टेमन भी होता है पिस्टल भी होता है. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर. तो स्टेमन जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, देखिए स्टेमन जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है. तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है. तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है. ये येलो से कलर के होते हैं. यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर एंड दैट ऑफन स्टिक्स
टू आर हैंड। तो कुछ येलो येलो से छोटे छोटे दाने से हम लोग के कई बार फ्लावर्स को छूते हैं तो हाथ में नहीं चिपक जाते, तो वो स्टेमन होता है। पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो, तो और वो हमारे हाथ पे चिपक जाते हैं। पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना फ्लावर का, तो ये फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके 3 होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आप लोगों को याद होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। तो स्वेलन बॉटम पार्ट इज ओवरी, जो मतलब ऐसे करके ऐसा होता है, स्वेलन पार्ट होता है ना ये वाला, यहाँ पे देखिए जो स्वेलन मोटा सा पार्ट होता है ये होता है ओवरी फ्लावर का। स्वेलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी, मिडिल एनलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल, तो बीच में ऐसे लंबा सा जो पार्ट होता है वो स्टाइल होता है। एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इज द स्टिग्मा। तो यहाँ पर देखिए ये जो ओवरी मोटा सा पार्ट होता है ये ओवरी होता है, ऐसे करके लंबा सा मोटा सा पार्ट जो होता है वो ओवरी होता है, ऐसे लंबा सा जो जा रहा होता है इसको स्टाइल कहते हैं, और ऊपर की तरफ जो थोड़ा सा चिपचिपा पार्ट होता है इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें मिडिल एनलोकेटेड पार्ट स्टाइल होता है एंड द टर्मिनल पार्ट मतलब ऊपर की तरफ जो पार्ट होता है वो स्टिकी स्टिग्मा होता है। तो ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग। तो ओवरी जो होती है उसमें क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, और हर ओव्यूल में क्या होता है, एग होता है। तो ओवरी में ओव्यूल होता है, ओवरी में ओव्यूल होता है और ओव्यूल में एग होता है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो जो मेल गैमीट होता है ना, मेल जर्म सेल जो कि पॉलन ग्रेन होता है प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स में से मेल जर्म सेल निकलता है, वो फीमेल गैमीट के साथ जाके मिल जाता है जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। तो देखिए मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, वो फीमेल गैमीट से मिलता है जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। तो पॉलन ग्रेन जो प्रोड्यूस करता है ना मेल जर्म सेल, वो ओव्यूल से जा करके मिल जाते हैं फीमेल जर्म सेल के, है ना। द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस जाइगोट। जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल मिलते हैं ना तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है जाइगोट विच इज़ केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। तो फीमेल गैमीट और मेल गैमीट या फिर फीमेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल से मिल करके जाइगोट बनता है और उससे पूरा का पूरा एक प्लांट जनरेट हो जाता है। तो मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन फ्यूज़ करता है मतलब मिलता है फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो ओव्यूल में जो फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है ना उससे जाकर के मिलता है मेल जर्म सेल जो कि पॉलन ग्रेन ने प्रोड्यूस किया होता है, और ये जब मिल जाते हैं तो जाइगोट पॉलन ग्रेन बन जाता है। दस पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। तो पॉलन को ट्रांसफ़र करना होता है हमें स्टेमन से स्टिग्मा में। तो मतलब स्टेमन यहाँ ये जो होता है इस स्टिग्मा में हम लोगों को पॉलन ट्रांसफ़र करना होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। दस पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा इफ़ दिस ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन अकर्स इन द सेम फ्लावर। अगर ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन है कहाँ से होता है ये भी याद रखना है। पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो स्टेमन से S to S ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे याद रखिए। ST स्टा से स्टी में, ठीक है। स्टा मतलब स्टामेन मतलब मेन से माँ में, मतलब ऐसे स्टेप से ऐसे कुछ भी आप करके याद कर सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टेमन से स्टिग्मा में जाता है। तो माँ फीमेल होती है तो ये फीमेल वाला पार्ट हो गया है ना, और स्टेमन तो मैन आदमी होता है तो आदमी वाला पार्ट हो गया। तो स्टेमन से स्टिग्मा में जाता है, ये मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाता है पॉलन, ठीक है। तो इफ़ दिस ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, अब ये जो पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है स्टेमन से स्टिग्मा में अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब जो पॉलन ट्रांसफ़र हो रहा है स्टेमन से स्टिग्मा में तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और दूसरी तरफ इफ़ पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब अगर दोनों के दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है तो स्टेमन और स्टिग्मा दोनों के दोनों एक ही में हैं तो वो उसी फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर उसी फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं क्योंकि अपने में ही हो रहा है। और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाकर के ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस चीज़ को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस हो गया ना, मतलब यहाँ से यहाँ गया है। तो दिस ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज़ अचीव्ड बाई एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स। ये हम लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में भी देखा है कि जो ये ट्रांसफ़र होता है पॉलन्स का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, जिसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ये विंड से मतलब हवा से बह करके पानी से या फिर एनिमल्स बर्ड्स जैसे कि ले जाती हैं। आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन अ सूटेबल स्टिग्मा, मतलब पॉलन स्टिग्मा पे जब लैंड कर जाता है इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर ओवरी। तो मतलब
स्टेमन से जो पॉलन ग्रेन था वो स्टिग्मा पे लैंड कर गया, मतलब स्टिग्मा पे आ गया। अब स्टिग्मा से उसको, क्योंकि स्टिग्मा ये होता है ना ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, और फिर यहाँ पर होता है ना ओवरी, तो ओवरी पे जाना होता है। फॉर दिस ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ पॉलन ग्रेन एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। तो ये जो स्टाइल मतलब यहाँ पे पहुँचा था स्टिग्मा पे, फिर ये स्टाइल से ट्रेवल करता हुआ ओवरी के पास पहुँच जाएगा पॉलन ग्रेन। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। तो जाइगोट जो है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर खुद को कई बार डिवाइड करता है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन जाता है और ओव्यूल के अंदर द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज जनरली कवर्ड इनटू द सीड। तो ओव्यूल जो होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टफ कोटिंग होती है और वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। द ओवरी ग्रोज रैपिडली, ओवरी मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो करती है, एंड राइपन टू फॉर्म अ फ्रूट, और वो पक जाती है, फ्रूट बन जाता है। मीनवाइल जो पेटल है, सेपल है, स्टेमन है, स्टाइल है एंड स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ। तो ये जब प्रोसेस चल रहा होता है तो पेटल, सेपल, स्टिग्मा, स्टाइल ये हो सकता है सुकड़ जाएं और फॉल हो जाएं, गिर जाएं। तो हैव यू एवर नोटिस एनी फ्लावर पार्ट स्टिल पर्टेनिंग इन द फ्रूट। तो मतलब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कोई फ्लावर का पार्ट है, मतलब फ्रूट भी आ गया है, फ्लावर का भी कोई पार्ट बचा हुआ है, तो ऐसा कम ही होता है। ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट। सीड फॉर्मेशन के एडवांटेजेस ये होते हैं कि भाई वो सीड अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकता है, हवा के साथ, पानी के साथ, एनिमल्स के साथ बह करके, और वो अलग अलग जगह प्लांट उग सकता है। सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रायोस। सीड जो है उसमें एम्ब्रायो, फ्यूचर प्लांट जो बनने वाला होता है वो होता है, इन विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो सीड होता है वो एम्ब्रायो सीड, या फिर आप उसको एम्ब्रायो बोल सकते हैं, फिर वो सीडलिंग बनता है और सीडलिंग से जर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रायो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो सीड से सीडलिंग और फिर उससे पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। तो कॉटिलेडन मतलब यहाँ पे फूड स्टोर हो रहा है, और प्ल्यूम्यूल क्योंकि शूट जो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद इसका रेडिकल जो फ्यूचर जड़ होती है, और जर्मिनेशन का मतलब इधर मिल रहे होते हैं, फिर पूरा का पूरा क्या हो रहा होता है? सीड बन रहा होता है। तो जर्मिनेशन कैसे होता है यहाँ पर देखिए ज़रा, कि वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा से ट्रेवल करा, फिर पॉलन ट्यूब से ऐसे करके गया, और इसको स्टाइल बोलते हैं, और फिर ओवरी में फिर फ्यूज़ हो गया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। तो हम लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट में देख लिया है कि फ्लावर में किस तरीके से होता है। अब इसके बाद हम लोग जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा कवर। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस्ड का आगे का पार्ट। इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। फ्लावरिंग, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का देख लिया था। अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली इसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से एक इंसान बच्चे को पैदा करता है, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है कि अलग अलग स्पीशीज जो हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चे को पैदा करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मोस्ट स्पेशली जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं ह्यूमंस में। ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब एक मेल एक फीमेल, एक औरत और एक आदमी। जब वो दोनों जो है सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं उसके बाद ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। तो मतलब अनरिलेटेड पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडीज चेंज व्हेन वी बिकम ओल्डर। तो मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। आप लोगों ने इसके बारे में क्लास 8th में भी रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था ना। मैंने सारे के सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, वो भी होपफुली आप लोगों ने देखे होंगे ना, मैं तो अभी बनाए हैं। हाँ, तो 8th क्लास में भी पढ़ा था। तो हम लोगों ने नोटिस किया था कि जो हाइट होती है वो हैज़ इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ। तो बचपन से आप 1 साल के हैं जब से, तब से लेकर के 14-15 की एज तक हाइट काफ़ी बढ़ती है, और हम लोग के दूध के दांत गिरते हैं, और फिर उसके बाद मिल्क टीथ जिन्हें हम बोलते हैं, फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसके बाद टीथ आ जाते हैं। हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, हाइट बढ़ रही होती है, बॉडी के सारे पार्ट्स बड़े हो रहे होते हैं। टीनेज क्या होती है? 13 की से लेकर के 19 की एज को हम लोग 13 आ रहा है ना, और 19 आ रहा है, तो इसको हम लोग टीनेज बोल लेते हैं।
तो जो टीनेज के एज टाइम पीरियड होता है, इसमें हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदल रही होती है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे होते हैं हमारी बॉडी में, काफ़ी बड़े हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के पार्ट्स। इंस्टेड अपीयरेंस जो होती है ना बॉडी की, काफ़ी अलग तरह से चेंज हो जाती है। प्रोपोर्शंस चेंज, न्यू फीचर्स अपीयर एंड सो ड्यू न्यू सेंसेशंस। हमें काफ़ी सारी नई फीलिंग्स के बारे में भी पता लगता है, काफ़ी नए नए सेंसेशंस हमारी बॉडी में आते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अलग तरीके से ग्रो करने लगते हैं। इसमें आगे बताते हैं हमें कुछ चेंजेस होते हैं, कॉमन होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, जैसे कि हमारी बॉडी के जो हेयर्स होते हैं वो थिक होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं बगल में, यानी कि आर्मपिट्स जो होते हैं उसमें बाल आने लगते हैं। जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया जो थाइस के बीच में होता है, बेसिकली अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले, जहाँ से हम लोग टॉयलेट जाते हैं, वो जेनाइटल एरिया होता है। तो जेनाइटल एरिया थाइस के बीच वाला एरिया होता है, उसकी स्किन जो है ना वो डार्क होने लगती है, वहाँ के हेयर जो हैं वो थिन होने लगते हैं, और थिन हेयर वहाँ पे मतलब आने लगते हैं आर्म पिट्स में और हमारी थाइस के बीच में, और हमारी बॉडी पे भी काफ़ी हेयर्स आने लगते हैं। हमारी स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है और कई बार पिंपल्स भी डेवलप हो जाते हैं। हम लोग कॉन्शियस होने लगते हैं अपनी बॉडी के लिए, मतलब हम नई तरीके से हम अपनी बॉडी को देखने लगते हैं। पहले होते हैं बच्चे, दिमाग आने लगता है थोड़ा थोड़ा कि हमारी बॉडी किस तरीके से ग्रो कर रही है। गर्ल्स की बॉडी अलग तरीके से ग्रो करती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, बॉयज़ की जो होती है वो वॉइस है ना वो डेवलप होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो इसमें ये बताते हैं, एक तरफ तो मतलब बॉडी गर्ल्स और वुमेन, गर्ल्स की बॉयज़ की एक तरीके से मतलब हेयर ग्रोथ होने लगता है बॉडी पे। लड़कियों का ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है और जो निपल होते हैं ब्रेस्ट पे वो डार्कन होने लगते हैं, जो कि टिप्पर होते हैं ब्रेस्ट के। और गर्ल्स को मेंस्ट्रुएट करना शुरू कर देती है, मतलब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइम तक आते आते 13-14 की एज से। बॉयज़ जो हैं उनके भी फेस पे ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है हेयर की, उनकी वॉइस भारी हो जाती है, क्रैक मतलब भारी हो जाती है, और पीनस जो है वो भी बड़ा होने लगता है और टाइम टाइम पर इरेक्ट मतलब सीधा हो जाता है। यही जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है बॉडी की। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं धीरे धीरे आ रहे होते हैं, कुछ महीनों में, सालों में ये चेंजेस आ रहे होते हैं, बट they do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये 10, 11, 12 की एज से आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। किसी की ग्रोथ जल्दी होती है, किसी की लेट होती है, तो अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग बच्चों, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से होता है। इन सम पीपल ये जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों में टाइम लगता है, कुछ लोग एकदम से ही उनके पूरी की पूरी बॉडी ग्रो करने लगती है, और कुछ लोगों में काफ़ी धीरे धीरे प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दूं जिस पे आप लोग बहुत ही खिखी करके नहीं हंसेंगे, वो ये है कि कुछ जो लड़के होते हैं उनकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो बहुत जल्दी ग्रो करने लगती है फेस पे, कुछ बच्चों की नहीं आती है। कि किसी गर्ल्स का ब्रेस्ट डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का लेट होता है, जल्दी होता है। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग जो है बॉडी में रिएक्शंस होते हैं अलग अलग चीज़ों के। तो यही है, एग्जाम्पल के लिए थिक हेयर जो है बॉडी लड़कों के फेस पे आने लगते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, और अलग अलग लोगों में ये चेंजेस अलग अलग होते हैं। हमारे जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप नोज और फिंगर्स, सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ और साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट और पीनस। तो इसमें यही है कि जिस तरीके से हम लोग की नाक अलग अलग होती है, इसी तरीके से हर किसी का जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो अलग होता है, और जिसकी पीनस का साइज़ होता है वो अलग होता है। All of these changes are aspects of the sexual maturation of the body। आपकी बॉडी जो है वो सेक्सुअली मेच्योर हो रही है ताकि आगे चल करके आप बेबीज़ प्रोड्यूस कर सके, अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ा सके। तो इसीलिए ये सारे के सारे एडोलेसेंस की एज में बॉडी में डेवलपमेंट आ रहे होते हैं। तो वाई डू द बॉडी शो सेक्शुअल मेच्योरेशन एट दिस एज। तो सेक्शुअल मेच्योरेशन इस एज के टाइम पर क्यों आता है? तो देखिए, हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर हम लोग की बॉडी है, तो वो उनका ये काम होता है, तो इसी एज में वो मेनली वर्क करना ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। तो द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट दैम। तो जर्म सेल मतलब मेल में होता है स्पर्म, फीमेल में होता है एग। तो ये ह्यूमंस में डेवलप करने लगता है इस एज में आते आते। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज़ फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए, रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए स्पेशल टिश्यूज़ भी ह्यूमंस में डेवलप होने लगते हैं। हाउएवर, व्हाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा होता है, आपकी हाइट बढ़ रही होती है और काफ़ी बॉडी के ऑर्गन्स मतलब ग्रो कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो स्पेशलाइज सेल्स हर चीज़ के लिए, इन सब ग्रोथ के लिए काम कर रहे होते हैं।
तो जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से ग्रो कर रही होती है, हाइट वगैरह बढ़ रही होती है, तो उस समय पर मेजॉरिटी पोर्शन आपका बाकी सारे ऑर्गन्स में होता है, लगा होता है। बट जब आपकी बॉडी थोड़ी ग्रो कर जाती है उसके बाद सेक्सुअल जो मैच्योरेशन है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन आपकी बॉडी का स्टार्ट होता है। दस एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर। तो आपकी बॉडी जैसे बाकी सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं, स्पेशली हाइट जब आपकी ऑलमोस्ट 80-90% तक बढ़ जाती है, उसके बाद ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ग्रो करने स्टार्ट होते हैं। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है ऐसे छोटी क्लासेस में कि जो प्यूबर्टी हिट होती है कि मतलब बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, उस टाइम को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो ये सारे के सारे जो हम लोगों ने चेंजेस के बारे में बात की है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। हम लोग को याद रखना है कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जर्म सेल्स जो हैं वो दो इंडिविजुअल के ज्वाइन करते हैं। मतलब मेल से आता है स्पर्म, फीमेल से आता है एग, वो जा करके मिलते हैं और क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल एज हैपनिंग इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो मतलब जो स्पर्म होते हैं वो मेल की बॉडी से बाहर निकलते हैं और फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट होते हैं। अगर स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाकर के एग से मीट कर जाते हैं तो एक नया बेबी प्रोड्यूस हो सकता है। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल और फ्यूजन एज हैपन्स इन मैनी एनिमल्स। तो वही स्पर्म बॉडी में जाता है फीमेल की, तभी एक बेबी प्रोड्यूस होता है। इफ़ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, मेटिंग का मतलब सेक्सुअल इंटिमेसी होता है, तो मेटिंग कर रहे हैं, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफिएबल बाय टू इंडिविजुअल। मैनी चेंजेस जो कि प्यूबर्टी के बाद आ रहे होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ, ये सिग्नल करता है कि सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है वो आ रहा है। मतलब आपकी बॉडी जो सेक्सुअली मतलब ग्रो कर रही है, वही है ना कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, जैसे कि गर्ल्स में जो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं उससे मतलब ये है कि वो कंसीव कर सकती है। उसके बाद अगर पीरियड स्टार्ट हो गया उसके थोड़े टाइम बाद वो जो है वो बंदी एक बेबी को बॉर्न कर सकती है, अगर स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी में चला जाता है और एग से मीट कर लेता है। तो यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ग्रो होना। ऑन द अदर हैंड एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल, तो जर्म सेल यानी कि स्पर्म और एग, तो फीमेल की बॉडी में एग होता है, मेल की बॉडी में स्पर्म होता है। बट अगर एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना है तो इन दोनों को मिलना होता है। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल बिटवीन टू पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल एक्ट। तो जो सेक्सुअल एक्ट होता है इसके लिए दो ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। मेल का जो पीनस होता है और मेल का पीनस जो है वो इरेक्ट होना चाहिए। मतलब जिस समय सेक्सुअल अगर ट्रांसफ़र होना है स्पर्म को फीमेल की बॉडी में, तो जो पीनस है उसको इरेक्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और जो मैमल्स में सच एज ह्यूमंस द बेबी इज़ कैरीड बाय द मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो मैमल्स जैसे कि जो कि अपने बच्चे को पेट में पालते हैं और उसके बाद फीड करते हैं, मतलब दूध पिलाते हैं, तो उन्हें मैमल्स कहते हैं। तो ब्रेस्ट फीड करते हैं, फीमेल की बॉडी में बेबी ग्रो होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू एकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज़। तो भाई बेबी को अगर बॉर्न करना है तो जो फीमेल की बॉडी है वो पूरी तरीके से डेवलप होनी चाहिए, तभी एक हेल्दी बच्चे को वो जन्म दे सकती है। तो अब इस किस तरीके से होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग इसमें देखते हैं, फिर फीमेल देखेंगे। अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये याद कर लीजिए, वैसे ज़्यादातर एग्जाम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके लिए आता है, बट मेल यहाँ पे पढ़ते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये देखिए, ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये जो है ये पीनस होता है या फिर पेनिस बोल लीजिए आप, और ये यूरेथ्रा होता है, जो लंबी सी ट्यूब जैसी जा रही है ना ऐसे करके, ये यूरेथ्रा होता है। और ये ब्लैडर होता है, फिर यहाँ पे यूरेथर होता है, ये वास डिफरेंस होता है, और स्क्रोटम के अंदर जो है वो टेस्टिस होती है जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या करते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो आप लोगों को फिगर में दिख रहा है। इसमें जर्म सेल होते हैं यानी कि स्पर्म होते हैं, एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल बॉडी में ये पूरा किस तरीके से यहाँ से पीनस से बॉडी में जाता है फीमेल की, वो पूरा का पूरा देखेंगे कि कैसे प्रोसेस चलता है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। तो जो जर्म सेल यानी कि जो स्पर्म है वो कहाँ पर बनते हैं, ये जो टेस्टिस यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पर बनते हैं। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर बॉडी टेम्परेचर दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो देखिए स्पर्म जो है यहाँ पर, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस में होता है। ये चीज़ याद रखनी है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, टेस्टिस में होता है। और दीज आर लोकेटेड
आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ना उसके बाहर की तरफ होता है, ये याद रखना है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। अब ये एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, तो बेसिकली फिलहाल आप यही समझ सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी जो पेट वाला आपका रीजन होता है ना, जहाँ पे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर जो होता है ना ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन होता है इसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इसके बाहर की तरफ ही लोकेटेड होता है, आउटसाइड होता है एब्डोमिनल कैविटी के जो टेस्टिस होता है। कहाँ पर होता है, इन स्क्रोटम, क्योंकि इसलिए होता है ना स्पर्म को ना जो बाकी की पूरी जो हमारी बॉडी होती है ना इससे लोअर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है उससे कम लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म को। जो हम लोगों ने वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सेक्रीशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन द प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो टेस्टिस होती है वो क्या काम करती है, टेस्टोस्टेरोन, तो सेम ही नाम है ना, इजी है याद करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रीट करती है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। इन एडिशन टू द regulating the formation of sperms, testosterone brings about the changes in appearance seen in boys at the time of puberty। तो जो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है प्यूबर्टी के टाइम पर जो बॉडी में मेल्स की, मेनली जो लड़कों के बॉयज़ भारी हो रही होती है, उनकी बॉडी पे बाल आ रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हो रहा होता है। स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डेफर्स which unites with a tube coming from the urinary bladder। अब यहाँ पर देखिए sperms are delivered through the vas deferens, यहाँ पर देखिए यहाँ पे टेस्टिस है स्क्रोटम में, फिर यहाँ से स्पर्म जो हैं ये वास डिफर से कहाँ जा रहे हैं, स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफर्स विच यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ से इससे स्पर्म ऐसे करके जा रहे हैं और ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है ना, ये ऐसे करके यहाँ से स्पर्म जा रहे हैं और यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है इससे जा कर के मिल जाता है। तो बिल्कुल ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये ट्यूब स्पर्म ऐसे करके निकल के ऐसे करके ये देखिए यहाँ से ट्रेवल करके जा रहे हैं, यहाँ तक गए है ना, और यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है इससे मिल जाता है। बिल्कुल स्टेप्स याद कर लीजिए क्योंकि यही लिख के आना है एग्ज़ाम में, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए इसको। तो स्पर्म जो हैं वो कहाँ पर होते हैं, टेस्टिस में, जो कि टेस्टिस इसके अंदर स्क्रोटम, फिर वास डिफर से जो स्पर्म है वो आगे आगे मूव करते हैं और ब्लैडर से एक जो ट्यूब आ रही होती है उससे जा कर के मिल जाते हैं। और ये बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म को बॉडी टेम्परेचर जो हमारा होता है उससे कम का टेम्परेचर स्पर्म को चाहिए होता है। और इसमें यही है जो प्यूबर्टी के टाइम पर बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं मेल की, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं। ये हो गया। स्पर्म्स जो हैं डिलीवर होते हैं वास डिफरेंस और वो यूनाइट कर जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर से। द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो जो यूरेथ्रा होता है ना, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है, मतलब जहाँ से टॉयलेट करते हैं लड़के वहीं से ही बॉडी में से स्पर्म निकलते हैं, पीनस में से। पीनस क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पे टेस्टिस था स्क्रोटम में, है ना, और फिर यहाँ से वास डिफर से कहाँ जा रहा है, ब्लैडर, ब्लैडर से जो पाइप आ रहा है वहीं से जा करके ये स्पर्म वाला पाइप भी जुड़ जा रहा है। देखिए एक ही तो पाइप निकल रहा है यहाँ पर, तो जहाँ से सुसु निकलती है वहीं से स्पर्म निकलते हैं। ये बिल्कुल याद रख लीजिए, हंसिए चाहे कुछ भी करिए बट एग्जाम में लिख के आना है, ये नहीं लिख के आना, बस याद रखना है कि जहाँ से जो कॉमन पैसेज होता है उसका इसका स्पर्म्स का भी और यूरिन का भी, इस तरीके से लिखते हैं बायो में। तो यूरिन और स्पर्म का कॉमन पैसेज होता है क्योंकि ब्लैडर से ही, ब्लैडर और वास डिफरेंस एक कॉमन पॉइंट पर आकर के मिल रहे होते हैं। ये हो गया। द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स द कॉमन पैसेज। यूरेथ्रा फॉर्म्स द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, याद रखना है इसको। Along the path of vas deferens, glands like prostate glands and the seminal vesicle add their secretion so that sperms are now in a fluid which makes their transport easier and this fluid also provides nutrition। अब देखिए, तो पाथ जो होता है वास डिफर हम लोगों ने देख लिया। ग्लैंड्स जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये याद रखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, अपने सेक्रीशन डाल देते हैं स्पर्म में जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बेबी बनना है, बेबी पैदा होना है, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल कुछ न्यूट्रिएंट और फ्लूइड जैसा प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा गीला गीला ना, पानी जैसा, फ्लूइड जैसा, ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाए फीमेल की बॉडी में। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटीरियल एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। तो जो स्पर्म होता है वो टाइनी छोटी सी टेल जैसी होती है जिसमें जेनेटिक मटीरियल होता है। जेनेटिक मटीरियल क्या होता है भाई, जो जैसे कि आपके पेरेंट्स के जीन्स आप में हैं क्योंकि उन्होंने जेनेटिक मटेरियल आपके उनकी बॉडी से मतलब आपको प्रोड्यूस किया है, तो जेनेटिक मटेरियल उनका है। तो
जो स्पर्म होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो देखिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये क्या कर रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इधर इस पे, है ना। जो स्पर्म आ रहा है उससे फ्लूइडिटी भी होती है, न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं। और जो स्पर्म होता है वो टेल टाइप का होता है, इस टाइप का, ऐसे ऐसे करके टेल जैसा होता है, और ताकि वो आराम से मूव कर पाए फीमेल की बॉडी में। तो ये हम लोगों ने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। बस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद फिर यही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का लास्ट पार्ट। इसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सारा कुछ कवर कर चुके हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए कि दो जो होती है ओवरीज होती हैं और दो फेलोपियन ट्यूब होती है, यानी कि दो ओविडक्ट्स होते हैं। तो दो, ये आप लोग को याद रखना है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो दो तो यहाँ पे ओवरीज हैं, ठीक है, दो यहाँ पे ओविडक्ट हैं। तो ओविडक्ट या फिर ये जो ऐसे करके हैं, इनको ही हम लोग फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। और ये जो है ये एक बैग जैसा होता है, ये एक यूट्रस है, और ये वजाइना है, और वजाइना में ये सर्विक्स है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। तो फीमेल का जो जर्म सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं एग, और दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। तो ये क्या होती है, ओवरीज। तो फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन ओवरीज। तो जो ओवरीज होती है ना, ये ओवरीज हैं दो, इसमें ही फीमेल जर्म सेल या फिर एग, बेसिकली आप लोग कहते हैं कि एग जो है ये ओवरीज में बनते हैं, और ओवरीज से हॉर्मोन्स भी निकलते हैं, हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स। कुछ फीमेल हॉर्मोन्स भी इस पर प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं, व्हेन अ गर्ल इज़ बॉर्न, जब एक जो बेबी गर्ल है वो जब पैदा होती है, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। तो जो बच्ची होती है जब वो पैदा होती है तो उसकी ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ, कई हज़ार इमेच्योर, मतलब जो मेच्योर नहीं होते, जिनसे मतलब नेक्स्ट बेबी पैदा नहीं हो सकता अभी इस एज में, तो वो इमेच्योर एग्स उसमें पहले से ही होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, 13-14 की जो एज होती है, सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग। तो कुछ एग्स जो होते हैं वो मेच्योर बड़े होना शुरू हो जाते हैं। सम एग इज प्रोड्यूस्ड वन एग इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। तो देखिए दो ओवरीज होती है यहाँ पर, तो हर महीने एक एग जो है ये ओवरीज प्रोड्यूस करती है आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। द एग इज़ कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तो देखिए जो ओवरीज से यहाँ पे है ना, ओवरीज से यहाँ पे ओवरीज हैं और फेलोपियन ट्यूब की हेल्प से जो है वूम्ब में कहाँ जाता है, एग जाता है। तो फेलोपियन ओवरीज में एग बनता है और फेलोपियन ट्यूब की हेल्प से वूम्ब में, माँ के पेट में जैसे बोलते हैं ना, तो वूम्ब में एग जाता है। तो एग इज़ कैरीड फ्रॉम द ओवरी, बिल्कुल याद रखना है, एग ओवरी से वूम्ब में जाता है थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, जो ऐसे कैसे ओवरी से ऐसे मतलब इस टाइप से जाता है फेलोपियन ट्यूब की हेल्प से। The two oviducts unite into a elastic bag-like structure known as uterus। तो देखिए, तो ये जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ना, ये ओवरी है, ओविडक्ट यहाँ पे ऐसे करके ये यूटरस में जा करके दोनों थिन बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर जुड़ जाती हैं, नोन एज यूटरस। द यूटरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। तो ऊपर सर्विक्स होता है और फिर सर्विक्स से नीचे आगे वेजाइना से जुड़ा हुआ होता है। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब सेक्सुअल मेल एंड फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें जो मेल की बॉडी से स्पर्म होता है वो फीमेल के वेजाइना के थ्रू आगे यूट्रस में पहुंचता है। दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में एनकाउंटर द एग। तो देखिए यहाँ से वेजाइना से स्पर्म एंटर करता है, वेजाइना से स्पर्म एंटर करता है और फिर यहाँ से ओविडक्ट तक पहुँचता है। यहाँ पर ये ओविडक्ट तक पहुँचता है स्पर्म मूव करते करते ऊपर जाते हुए। Sperm enters through the vaginal passage during sexual intercourse. They travel upwards and reach the oviduct where they encounter the egg. वहाँ पे जाकर के एग से मिलते हैं the fertilized egg। तो अगर वहाँ पर sperm एग से मिल जाता है और fertilize हो जाता है, the fertilized egg zygote start dividing and form a baby
मतलब बेबी तो एम्ब्रायो बोलते हैं फिलहाल तब तक तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो डिवाइड होने लगता है एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रियो। तो मतलब डिवाइड होने लगता है, काफ़ी सारे सेल्स बनते जाते हैं जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एग जो होता है फर्टिलाइज्ड एग, ये हम लोगों ने 8th क्लास में भी देखा है ना कि फर्टिलाइज्ड एग जो होता है मतलब जो एग होता है फीमेल की बॉडी में, वो जब स्पर्म से मीट कर जाता है और वो फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब बेबी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट और डिवाइड होता है तो उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लिनिंग ऑफ द यूटेरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस। तो सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट होता है। सबसे पहले जाइगोट होता है जब वो मेटिंग होती है, जब एग स्पर्म से मिलता है और वो फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट होता है। फिर उसके बाद जब सेल्स डिवाइड होने लगते हैं तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। फिर एम्ब्रियो जब वो बन जाता है उसके बाद वो यूट्रस में पहुंचता है और वो डेवलप होने लगता है, उसमें ऑर्गन्स वगैरह आ जाते हैं तो उसको हम फीटस बोलते हैं, मतलब जो बेबी की पहले वाली फॉर्म होती है ना। तो यहाँ से देखिए क्या प्रोसेस होता है कि स्पर्म यहाँ से ऐसे ऐसे करके गए, यहाँ पे पहुँच गए, फिर ये फर्टिलाइज हो गए, फिर वापस यहाँ पे यूट्रस में आता है और फिर वो क्या बोलते हैं, हम उसको फीटस बोलते हैं। तो और यहाँ पर ही बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चा बड़ा होता है। तो फर्टिलाइज्ड एग जो है जाइगोट होता है, फिर वो जब ग्रो कर रहा होता है उसके ऑर्गन्स वगैरह बनने लगते हैं तो अब हम उसे फीटस कहते हैं। तो वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शन दैट मदर्स बॉडी डिज़ाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो मदर की एक बॉडी होती है वो बच्चे को मतलब बड़ा करने के लिए डेवलप मतलब हो रखी होती है। हेंस द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो हर महीने यूट्रस होता है वो खुद को प्रिपेयर करता है एक बेबी को बॉर्न करने के लिए। द लिनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो लिनिंग जो होती है यूट्रस की वो मतलब नरिश होती है, उसको फीमेल जो मदर खाती है उससे खाना मिलता है, फिर बच्चे तक वो पहुंचता है। तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो लिनिंग होती है ना वो थिक हो जाती है, मोटी होने लगती है। एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और ब्लड उसमें सप्लाई होता है ताकि बच्चा एम्ब्रियो जो होता है यूट्रस के अंदर बड़ा हो सके। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। तो जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा होता है, उसको मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। तो यूट्रस में प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा की हेल्प से, ये याद रखनी है चीज़ें कि किस तरीके से मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है। एक स्पेशल टिश्यू होता है प्लेसेंटा, उससे मदर के ब्लड से बेबी को न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। दिस इज़ अ डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। तो जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा। इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। तो जो एम्ब्रियो मतलब जैसे कि ये विली जैसा स्ट्रक्चर भी होता है इसमें, ताकि जो बच्चे की साइड बच्चे को अच्छे से ब्लड से मदर की न्यूट्रिशन मिल सके। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस। मदर की साइड पर ब्लड स्पेस होते हैं विच सराउंड द विली। तो विली के मदर इस तरफ है तो यहाँ पे ब्लड के लिए स्पेस होते हैं और बच्चा जिस तरह उधर विली होती है। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। तो जो विली होती है ना, इससे काफ़ी लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है ताकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन छोटे बच्चे बेबी तक पहुँच सके जो कि मदर के पेट में है, तो मदर के यूट्रस में है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल also generate waste substances which can be removed by transferring them into mother's blood through the placenta। तो जो बच्चा होता है वो खाना खा रहा होता है, उसके बाद वो पॉटी भी कर रहा होता है, मतलब आप समझिए कि वो वेस्ट भी जनरेट कर रहा होता है। तो मदर के वो जो वेस्ट बच्चा जनरेट कर रहा होता है वो मदर की ब्लड में चला जाता है प्लेसेंटा से। द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ। तो जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो मदर की बॉडी में होता है, लगभग 9 महीने लेता है। द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। तो बच्चा जो है बॉडी के बाहर आ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब हिल मतलब रिदमिक, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब हल्की हल्की मूवमेंट्स होती है, उसकी हेल्प से यूट्रस में हल्की हल्की मूवमेंट होती है और बच्चा बॉडी के बाहर आ जाता है। अब आता है व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। तो अगर देखिए स्पर्म से एग मीट कर गया तो भाई फर्टिलाइज हो गया, बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या होता है, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। फर्टिलाइज नहीं हो तो लगभग 1 दिन तक वो रहेगा। सिंस द ओवरी रिलीजेज 1 एग एवरी मंथ, हर महीने ओवरी एक अंडा रिलीज करती है, एक एग रिलीज करती है। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। यूट्रस भी खुद को हर महीने एक फर्टिलाइज्ड एग को मतलब आने के लिए प्रिपेयर कर लेता है। Thus its lining become thick and spongy and it would be required for nourishing the embryo if fertilization takes place। तो जो यूट्रस है वो
मतलब फर्टिलाइज्ड एग आने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है, बट अगर एग नहीं आता तो प्रिपेयर तो उसने कर लिया था, एक काफ़ी मोटी सी लिनिंग, काफ़ी मोटी सी लेयर अपने अंदर बना ली थी। नाउ हाउ एवर द लिनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, तो एग तो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो लिनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सो लिनिंग जो है वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाती है और वजाइना के बाहर आ जाती है ब्लड और म्यूकस के थ्रू। साइकिल जो है रफली हर महीने होती है और इसको ही हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और ये लगभग 2 दिन या फिर 2 से 8 दिन तक रहती है। तो जो पीरियड्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, बेबी मतलब कंसीव हो जाता है, तो पीरियड्स नहीं होते हैं, तो क्योंकि जो यूट्रस ने ब्लड इकट्ठा करा था वो बच्चे के नरिशमेंट में काम आ जाता है। बट अगर वो बेबी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एग का, तो फिर क्या होता है, पीरियड्स हो जाते हैं। तो यही है कि पीरियड्स हो जाते हैं अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अब हम इसमें देखते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है कि किस तरीके से। तो हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस होता है सेक्सुअल मैच्योरेशन का, वो ग्रेजुअल होता है, मतलब धीरे धीरे सेक्सुअली इंसान मैच्योर होता है, और एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। तो सेक्सुअल मैच्योरेशन जब बाकी पूरी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है तभी होने लगता है। तो देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट बॉडी और माइंड इज़ रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट्स और हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। तो भाई बॉडी डेवलप हो रही होती है ना, तो मैच्योर हो रही होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, सेक्स करने के लिए या फिर बॉडी एक बेबी को पालने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है छोटी एज में तैयार नहीं होते हैं बच्चे। ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स अबाउट दीज इश्यूज़। हम काफ़ी सारे प्रेशर्स, ये टैबू है, सही नहीं होता, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी छोटी एज से ही सुनते हुए आ रहे होते हैं। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़। हमारी फ्रेंड्स से, हमारे फ्रेंड्स वगैरह से भी इस तरीके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का प्रेशर हो सकता है, हम चाहें या ना चाहें। देयर कैन बी प्रेशर फॉर फैमिलीज़ टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। फैमिलीज़ भी शादी कराना चाहती हैं, कहते हैं बच्चे पैदा करो। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। गवर्नमेंट एजेंसीज कहते हैं कि मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो चॉइसेस लेना और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्या होता है, देखिए, वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स। तो सेक्स करने के जो हेल्थ पर बुरे प्रभाव होते हैं उसके बारे में भी हमें सोचना होता है कम एज में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होता है बॉडी के लिए। तो हम लोग ने डिस्कस किया था 9th क्लास में कि डिजीज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो जाती है सेक्शुअल एक्ट से। तो बॉडी ज़्यादा क्लोज आती है तो काफ़ी सारी बीमारियां भी एक दूसरे को वो बॉडीज से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज़ कैन बी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड। तो काफ़ी सारी डिजीज़ होती है, काफ़ी बीमारियां होती हैं जो सेक्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती हैं। काफ़ी सारे बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं जिसको गिनोरिया या फिर सिफिलिस कहते हैं। वायरल डिजीज़ होते हैं जैसे कि वॉट्स और HIV। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि बैक्टीरियल डिजीज़ मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि गिनोरिया और सिफिलिस, और इन वायरल इन्फेक्शन होते हैं वॉट्स और HIV एड्स। तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट, मतलब ये सारे के सारे जो हैं डिसीज़, इनको प्रिवेंशन करने से बचाया भी, मतलब प्रिवेंट किया जा सकता है, बेसिकली फैलने से रोका जा सकता है। तो ये इसका बेसिकली एक जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है वो होता है कॉन्डम फॉर द पीनस ड्यूरिंग सेक्स, हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। तो कुछ एक्सटेंट तक इन इन्फेक्शंस को, जैसे कि HIV एड्स हो गया और वॉट्स हो गया, सिफिलिस हो गया, फिर गिनोरिया हो गया, इन सबको फैलने से रोका जा सकता है अगर सेक्स के टाइम पर कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाए मेल के द्वारा। तो द सेक्शुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। तो जो सेक्शुअल एक्ट्स होते हैं, सेक्स होता है, वो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस हमेशा काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। प्रेगनेंसी विल टेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन एंड इफ़ शी इज़ नॉट रेडी हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद हमेशा प्रेगनेंसी के चांसेस तो काफ़ी हाई रहते ही हैं। तो और इसके प्रेगनेंसी से एक वुमेन की बॉडी पर, माइंड पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइज टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो काफ़ी सारे वेज निकाले गए हैं ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। वन कैटेगरी इज़ द क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। तो एक मैकेनिकल बैरियर्स भी होते हैं जिससे कि स्पर्म एग तक पहुँचे ही ना। कॉन्डम्स ऑन द पीनस और सिमिलर कवरिंग्स वॉन इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पज़। तो काफ़ी कवरिंग्स होती हैं जो वेजाइना में भी पहनी जा सकती हैं या फिर कॉन्डम पीनस पे पहना जा सकता है, जो कि मतलब एग स्पर्म से मीट ही नहीं करेगा तो बेबी फर्टिलाइज नहीं होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट बाय
changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur। तो देखिए फिजिकल मेथड्स होते हैं जैसे कि कॉन्डम, और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो कि हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं बॉडी की फीमेल की, और एग निकलेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ये होते हैं दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली और एज पिल्स, तो मतलब दवाइयों की फॉर्म में, पिल्स की फॉर्म में लिए जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस दे हैव साइड इफ़ेक्ट्स टू। तो क्योंकि हार्मोनल बैलेंस चेंज कर रही होती है जो पिल्स ली जाती हैं, तो उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो लूप हो गया, कॉपर टी हो गया, उसको यूट्रस में रखा जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अगेन दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। तो ये जो कॉपर टी है, लूप है, ये भी इरिटेशन ला सकती है क्योंकि यूट्रस में रखे जाते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम इनसे हो सकती है। इफ़ द वास डेफर्स इन द मैन इज़ ब्लॉक्ड, अगर मैन का वास डेफर ब्लॉक कर दिया जाए, स्पर्म ट्रांसफ़र विल बी प्रिवेंटेड। अगर वास डेफर को ब्लॉक कर दिया जाए, मेल के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में देखा था, अगर उसको रोक दिया जाए तो भी प्रिवेंट किया जा सकता है। इफ़ द फेलोपियन ट्यूब